आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट होम साइंस प्रथम के टॉपिक ऊन के बारे में जानकारी दूंगी। ऊन की प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, ऊन क्या काम आती है, उसके सामान्य गुण क्या हैं, ये सब के बारे में आज इस लेक्चर में बताएंगे। ऊन के प्राप्ति के साधन हैं ऊँट, खरगोश, हिरण, बकरी, मृग, लोमड़ी आदि के बाल या विशेष जाति के पशुओं के बाल से भी ऊन बनती है और इससे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं। अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, विक्यूना और ये आपकी लामा, अल्पका, अंगोरा, ऊँट, इन सभी के बाल जो हैं हम ऊन बनाने में काम में लेते हैं। उनके वस्त्र उनसे बनते हैं और अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरीके के बाल होते हैं जो अलग अलग प्रकृति के वुलन्स बनाने में मदद करते हैं। और अपने ज़्यादातर मेमने लैम्ब वूल बोलते हैं जो बच्चों के लिए यूज़ में होती है, और होगेट वूल, वेदर वूल, खिंची हुई ऊन, कोटी ऊन, टगलॉक ऊन, मृत ऊन, कालीन ऊन, ये अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग चीज़ से अलग अलग सामान बनता है। अगर वो खुरदरी है तो वो कालीन वगैरह के लिए यूज़ में आ जाएगी। मरे हुए जानवर की है तो मृत ऊन कहलाती है। और ये टैगलॉक ऊन जो है वो टूटे फूटे बदरंग रंगों वाली ऊन को कहते हैं। कोटी ऊन जो है ये भेड़ों का लालन पालन जब प्रतिकूल इस परिस्थितियों में मौसम में होता है और पौष्टिक आहार भी नहीं देते हैं तो ऐसे में निम्न कोटि की ऊन मिलती है। ऊन वृक्ष, कड़े, गंदे, पास पास में बिल्कुल सटे हुए, घने, कड़कीले से ब्रिटल, टूटते हुए, उलझे हुए, जिससे नमदा वगैरह बनाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकृति है और अलग अलग प्रकृति से हम ऊन लेते हैं। ऊन जो है ये हम श्रेणी के हिसाब से बांटते हैं। अगर बड़ा होता है फाइबर तो उसको उच्च श्रेणी में रखते हैं। छोटा रेशा होता है तो क्योंकि उसके रोए निकलते रहते हैं तो उसको निम्न श्रेणी में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी में जो ऊन है उसका नाम है मेरिनो ऊन। मेरिनो ऊन जो है ये ज़्यादातर कहा जाता है कि भेड़ की ऊन सबसे बेस्ट होती है और भेड़ की भी जो बगल के टाइम पास से जो बाल निकाले जाते हैं उससे सबसे बढ़िया और बेहतरीन ऊन निकलती है। उसके हिसाब से ही हम करते हैं कि ये रेशो की लंबाई कितनी है और उसकी मजबूती कितनी है और कितनी नरम और चमकदार है, उससे ये पता चलता है। श्रेणीकरण दिया जाता है, द्वितीय श्रेणी की ऊन, तृतीय श्रेणी की ऊन, चतुर्थ श्रेणी की ऊन, तो उसके हिसाब से ही वस्त्र का निर्माण होता है, ऊनी वस्त्र का। ऊनी वस्त्र और वोस्टेड वस्त्र जो होते हैं, ऊनी वस्त्र में तो हम जैसे ये बनियान, कंबल, शॉल, पुलोवर, स्वेटर वगैरह डालते हैं। और वोस्टेड में जैसे आपके सूट, चेस्ट जैकेट, ओवरकोट जो बारीक होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो वोस्टेड ऊन या वोस्टेड वस्त्र कहते हैं, ऊनी वस्त्र। अब ऊन का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है? सबसे पहला काम जो हम करते हैं भेड़ से ऊन को काट कर एकत्र करना। अब ये काम आप ज़्यादातर 2 बार की जाती है, मार्च माह में और सितंबर माह में, और कहीं कहीं ऊन की कटाई 3 वर्ष में 3 बार भी की जाती है। तो एक वर्ष में कई बार 3 बार भी काट सकते हैं और कभी कभी बहुत लंबे समय तक नहीं भी करते हैं। ये हाथों द्वारा कटाई भी हो सकती है और मशीन द्वारा भी कटाई करी जा सकती है, और विदेशों में तो मशीन के द्वारा की जाती है, पर अपने यहाँ पर तो हाथ से ही काटे जाते हैं। सबसे अच्छी ऊन भेड़ के बगलों और कंधों से प्राप्त होती है और काटते समय अलग कर लेनी चाहिए। पेट, छाती, सिर, टांग की ऊन द्वितीय नंबर पर मानी जाती है। और ऊन काटने के पश्चात 100 से 160 केजी के भार वाले बोरों में भर दिया जाता है। और मारवाड़ी भेड़ लगभग 1.5 केजी और जैसलमेरी भेड़ 2.5 केजी ऊन दे देती है। छटाई, ऊन एकत्र करने के बाद में दूसरा प्रोसीजर होता है छटाई और श्रेणीकरण। श्रेणीकरण के लिए भी हम 15 से 20 श्रेणी में होती हैं। जो कार्यकुशल और निपुण व्यक्ति होते हैं वो उसे छाट देते हैं
और एकत्र उनकी किस्म, लंबाई, बारीकी, प्रत्यास्था, मजबूती, सूक्ष्मता, कोमलता आदि के आधार पर श्रेणियों में अलग अलग कर लेते हैं और उसको अलग अलग करके फिर उसके बाद में एगमार्क स्कीम में भी लंबाई के आधार पर श्रेणीकरण किया गया है। 2 इंच तक उन्हीं अक्षर ABCD आदि से दर्शाया जाता है। 2 से 4 में AABBCCDD आदि अक्षर से बताया जाता है। और बारीकी या महीनता के आधार पर भी हम इसे बांधते हैं। अगर बहुत बारीक है तो A है, और B मतलब 34 से 39 माइक्रो, और C मतलब 39.5 से 43 माइक्रोन्स, और D मतलब 43 से अबव। इस तरीके से हम उसके गुण के हिसाब से उसकी महीनता के आधार पर श्रेणीकरण करते हैं। फिर तीसरा प्रोसीजर आता है सफाई एवं धुलाई। फिर हम उसकी क्लीनिंग और स्कोरिंग करते हैं। इसमें छटाई और स्तर निर्धारण के पश्चात उनकी सफाई धुलाई की जाती है। उनके रेशों में पसीने, चिकनाई, धूलकण, अन्य गंदगियाँ उपस्थित होती हैं जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। और उनकी धुलाई के लिए निम्नलिखित 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है: साबुन का घोल, वाष्पित घोल और कार्बोनाइजिंग। साबुन का घोल, ये प्रक्रिया मशीनों द्वारा संपन्न होती है। स्वचालित रैकें होती हैं और उनको घोल में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ते हैं। कहीं कहीं ये कार्य हाथों से भी संपन्न किया जाता है। धुलाई हेतु 4 हौज होते हैं और उसमें गर्म पानी में साबुन को घोल बनाकर रेशे को डाला जाता है। दूसरे और तीसरे चौथे हौज में साफ पानी बहता रहता है और तीसरे और चौथे हौज में बारी बारी से डालकर खंगाला जाता है। साबुन का झाग निकल जाता है और उसके पश्चात गर्म हवा में भाप द्वारा उसको सुखा लेते हैं और निखर के बाहर सूख जाते हैं। फिर ये वाष्पित घोलक धुलाई, पहला तो हमने साबुन के घोल से उसको साफ किया, दूसरा हमने वाष्पक घोलक द्वारा धुलाई की और इसमें विधि में चिकनाई वगैरह, ग्रीस वगैरह को हटाने के लिए होता है। और बेंजीन, पेट्रोलियम, नेफ्ता, कार्बो, टेट्राक्लोराइड आदि उन्हीं रेशों को डाला जाता है और चिकनाई खुल जाती है और रेशे साफ और नरम हो जाते हैं। जो उसके ऊपर जो गम होती है वो रिमूव हो जाती है। फिर कार्बोनाइजिंग द्वारा भी हम उसको सफाई धुलाई कर सकते हैं। इस विधि से रेशे को साफ नहीं हो पाते, इनमें प्राकृतिक अशुद्धियाँ रह जाती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा इनको धोया जाता है और इसी के कारण वो अशुद्धियाँ नष्ट हो जाती हैं जल के। फिर ड्राइंग मतलब सुखाना, उसके बाद इसको सुखाया जाता है और उनको पूर्णतः नहीं सुखाया जाता बल्कि 12 से 16% तक आर्द्रता इसमें रखी जाती है। गीले रहते हैं तो कड़कपन कम रहता है, उससे टूटता नहीं है रेशा। और इसमें स्टीमिंग और आर्द्र वातावरण जो है वो मशीनों में गर्म हवा फेंक के करते हैं ताकि ये रेशा टूटे ना। फिर तेल लगाना, ऑयलिंग करना, रूखापन आ जाता है तो ऑयल से वो सही हो जाता है। फिर ब्लेंडिंग करना, मिश्रण करना, उसमें मिश्रित करना, तो जैसे भी उसकी कोटि जो भी सर्वोच्च कोटि के होते हैं उस हिसाब से उनमें मिश्रित करते हैं फाइबर्स को। और उच्च कोटि की ऊन, बारीक महीन ऊन, लंबे नाजुक होते हैं, फलतः मजबूती कम होती है। वस्त्र बुनाई हेतु ताने के धागे में मजबूत करना आवश्यक होता है और जो ब्लेंड धागा होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है। फिर कार्डिंग या धुनाई करते हैं उसकी, और कार्डिंग के बाद में वस्त्र में ऊनी निर्माण प्रक्रिया में थोड़ी सी भिन्नता होती है। अगर ऊनी वस्त्र बनाने में रोलर्स के बीच से निकाला जाता है तो उसमें तार के दांत लगे होते हैं। ऐसे में रेशे फंसकर खींचकर निकालते हैं तथा धूलकण, गंदगी, मिट्टी, बाहरी अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। जबकि वोस्टेड जो वस्त्र होते हैं उनमें विशेष प्रकार से धुनाई की जाती है ताकि रेशे पूर्णतः समांतर और चिकने हो जाएं और अधिक ऐंठन भी नहीं देनी पड़े। फिर कंघी करना या कॉम्बिंग कहते हैं जिसे, और इसके दौरान लंबे और बड़े रेशे भी समानांतर हो जाते हैं और कम लंबाई के रेशे भी छटकर अलग हो जाते हैं। धूल, कण, वानस्पतिक अशुद्धियाँ, अन्य फंसी हुई गंदगी दूर हो जाती हैं और पोनियाँ बना ली जाती हैं। फिर खींचना, उनके जब सीधे रेशे को टॉप्स कहते हैं और अन्य रेशे को मिश्रित करने को प्रकार से उपयोगी ऊनी वस्त्र बनाते हैं। खींचना या ड्राइंग,
ये केवल टॉप पोनियों और टॉप सिल्वर में की जाती है। ऊन उत्पादन के लिए नेक्स्ट स्टेप है वो है खींचना, ड्राइंग कहते हैं, और ये सिर्फ टॉप पोनियों द्वारा जो सिल्वर्स होते हैं उनसे ही की जाती है। और इसमें वोस्टेड बनाने होते हैं। पोनियों को आपस में मिलाकर सघन कर लिया जाता है और खींचकर पतली पोनियाँ बनाई जाती हैं। हल्का सा घुमाव या ऐंठन दी जाती है, इसे रोविंग प्रक्रिया कहलाती है, जब ये पोनियाँ कताई के लिए तैयार होती हैं। फिर कताई 10वां प्रोसीजर है। कताई प्रक्रिया हल्की बटी पोनियों को खींचकर पतला धागा बनाया जाता है और ऐंठन देते हैं, और इसमें धागे की कताई म्यूल फ्रेम पर की जाती है। इससे धागा मोटा, मुलायम और फुज्जीदार निकलता है। और वोस्टेड वस्त्र में पोनियों में किसी भी प्रकार के मशीन द्वारा कताई की जाती है, जैसे रिंग, कैप, फ्लेयर, म्यूल आदि। और धागे को महीन, पतला, चिकना और गोलाकार और कड़ा बनाकर अनिवार्य होता है, और कताई के पश्चात धागों में लच्छियों के रूप में समेट दिया जाता है। ऊनी वस्त्र की कताई एकहरा सूत, 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई ऐसे होती है, मिला के की जाती है। एकहरा प्लाई, दोहरा प्लाई सूत मशीन द्वारा के लिए रखा जाता है, और 3-4 प्लाई सूत का प्रयोग हाथ की बुनाई के लिए रखते हैं। फिर आपकी आती है बुनाई। वीविंग मशीन से भी हो सकती है, हाथ से भी हो सकती है। कते हुए ऊन से बुनाई की जाती है। ऊनी वस्त्र सादी ट्विल द्वारा तैयार होता है, और एक मोटे और फुज्जीदार ऊन का प्रयोग किया जाता है, और यार्न काउंट से कम होते हैं तो रोए उठते हैं, और धूल और सतह खुरदरी सी हो जाती है। तो ये स्कर्ट, जैकेट, स्वेटर, कंबल आदि बना सकते हैं। वोस्टेड में ट्विल वीव का ही उपयोग होता है। इसमें तो साधारण उसमें तो हम सादी भी बुनाई और उस ट्विल वीव का यूज़ करते हैं, और इसमें सिर्फ ट्विल वीव का होता है। इसमें भी यार्न काउंट गिनते हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं ना, तो इसलिए उसमें रोए नहीं उठते हैं और बहुत मजबूत होता है। क्रीज रेजिस्टेंट भी होता है, और इसमें ओवरकोट और सूटिंग्स और जैकेट्स वगैरह बनते हैं। फिर आता है भराई, फुलिंग जिसे कहते हैं। इसमें भराई की जाती है। जब वस्त्र तैयार हो जाता है तब ये एक प्रक्रिया अपनाते हैं। रचना सघन हो जाती है और वस्त्र आकर्षक दिखते हैं, और तैयार वस्त्र को साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है, जिससे रेशों की आपसी दूरी कुछ कम हो जाती है और वो फंस कर एक दूसरे में सट जाते हैं, और वस्त्र जितना सिकुड़ना होता है वो सिकुड़ जाता है। और नमी, गर्मी एवं दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी से धोने की प्रक्रिया को फुलिंग कहलाती है। इसमें जो हम वस्त्र को सिकोड़ते हैं, एक तो हम पहले सिकुड़ जाए जितना सिकुड़ना है, इसमें हम नमी का, गर्मी का और दबाव का हल्का सा प्रभाव डालकर ठंडे पानी से धोते हैं, और ये प्रक्रिया कहलाती है फुलिंग। फिर ब्लीचिंग और रंगाई। अगर रंग उसमें सफ़ेद लाना है या हल्का करना है, पीलेपन को दूर करना है, तो ब्लीच किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, और तीव्र विजंजक के प्रभाव से ऊनी रेशे जो हैं वो कमज़ोर और कच्चे हो जाते हैं, और वेट कलर्स और इंडिगो और क्रीम कलर भी खिलते हैं इसमें। फिर ऊन की रंगाई से गहरे चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। हल्के पेस्टल रंग ऊन की सुंदरता प्रदान करते हैं। फिर परिसज्जा की जाती है। आकर्षक दिखाने के लिए, दोष मुक्त करने के लिए परिसज्जाएँ करते हैं, और इसके अंतर्गत रेशों को, गांठों को काटा जाता है, सतह को चिकना किया जाता है, व्रिंकल रेजिस्टेंट बनाया जाता है, शिकन प्रतिरोधी, और स्केल्स वगैरह को हटाने का काम किया जाता है, और पेपेन एंजाइम की प्रतिक्रिया कराई जाती है, जिससे शल्के जो हैं वो नरम और चिकने हो जाते हैं। और फिर ऊन की कुछ जनरल भौतिक विशेषताओं के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। भौतिक विशेषताएं, सबसे पहले तो ये कैरोटीन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है, और इसकी सूक्ष्मदर्शी अगर रचना देखी जाए तो 3 परत होती है, बाह्य, मध्य और अंतः परत। इसका व्यास 0.0005 से 0.0015 इंच तक होता है। लंबाई में ये 1 इंच से 4 इंच, कभी कभी 7 इंच से 8 इंच तक लंबे होते हैं। चमक उत्तम कोटि की चमक होती है, कभी कम भी होती है, ये डिपेंड करेगा कि कहाँ से ऊन का रेशा लिया गया है। रंग जो है सफ़ेद से काला होता है। मजबूती कमज़ोर होता है ये। प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है। प्रतिस्कंधता सबसे अधिक होती है।
आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 30% तक है। शिकन प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। और धुलाई जो है वो कठिन है, इसके सावधानी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये रेशा जो है ये इलास्टिक की तरह से खिंच जाता है तो ये लंबा हो जाता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से धोना पड़ता है। धूप का प्रभाव इसमें हानिकारक होता है, रगड़ के प्रभाव से भी ये टूट जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। फफूंदी लग सकती है इसमें, और लटकनशीलता इसमें उत्तम होती है, और ऊष्मा का ये कुचालक होता है। तो ये कुछ भौतिक विशेषताएं थी। रासायनिक विशेषताओं में अम्ल का प्रभाव तीव्र और साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो संपर्क में आने पर कुछ मिनटों में ये नष्ट हो जाता है और ये क्षति पहुंचाते हैं, और रेशे जो हैं वो खुरदरे हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव ऊनी वस्त्र को हानि पहुंचाता है, नष्ट कर देता है, इसलिए इनको बिल्कुल मृदु से धोते हैं, जो कि जेंटल वगैरह जो है जिनमें कि क्षार की मात्रा बहुत कम होती है। और रंगों का प्रभाव बहुत गहरा सदृश होता है। क्षारीय वेट रंग आदि रंग से रंगा जाता है, और विरंजक का प्रभाव भी होता है इसमें। हाइपोक्लोराइड यानी ज्वेल वाटर उन्हीं को क्षतिकारक प्रभाव डालता है, और फिर उसके दाग धब्बे वगैरह छुड़ाने हो तब हम उसको उपयोग में लाते हैं। पसीने का प्रभाव भी नेगेटिव होता है, बुरा पड़ता है, वस्त्र जम जाते हैं, रंग बदरंग हो जाता है। और इस तरीके से ये जो इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको धोने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और इसकी जो खासियत यही है कि इसको धूप में सुखा के छाया में सुखाना जाना चाहिए, और इसको ज़मीन पे सुखाते हैं, बहुत ध्यान से सुखाना पड़ता है, क्योंकि इलास्टिक होने के कारण इसमें स्प्रिंग टाइप की जो संरचना है उससे खिंच जाता है, बड़ा या छोटा हो जाता है, तो हमें बहुत ध्यान से उसके आकार को रख कर फिर उसको सुखाना चाहिए। और इससे अधिक जानकारी के लिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान बाय डॉक्टर अमरिंदर सिंह के रेफरेंस बुक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।